नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका रहेगा हिंदी पेडागॉजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए, आज का सेशन शुरू करते हैं और अगर आपको सेशन पसंद आएगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को 6-6 के समूह में बाँटा और उन्हें बिना अंत वाली एक लघु कथा दी। उसके बाद उसने कल्पना करने, चर्चा करने, अंतिम रूप देखकर कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका उनमें किस कौशल का विकास कर रही है? ठीक है? तो शिक्षिका ने जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि शिक्षिका ने क्या है 6-6 समूहों में बाँटा बच्चों को और फिर क्या है उन्हें चर्चा करने दी, कल्पना करने के लिए कहा। तो फिर उनसे क्या है यह लिखने के लिए कहा। तो यह इस लेख को क्या कहा जाता है? नियंत्रित लेखन, निर्देशित लेखन, रचनात्मक लेखन या फिर उत्पाद लेखन। ठीक है? तो यह कौन-सा लेख है आपसे पूछा गया है। तो नियंत्रित मतलब इसमें टीचर का कंट्रोल रहता है, तो ये तो नहीं होगा। निर्देशित लेखन में टीचर क्या है कुछ बोलता है और बच्चे क्या है उसे कॉपी करते हैं, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा आपका रचनात्मक लेखन, इसे हम कहते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। भाषा अधिगम के लिए शब्दकोश एक महत्वपूर्ण औजार है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश के लिए प्रयोग के विषय में सबसे कम महत्वपूर्ण है? कम महत्वपूर्ण यानी आपको क्या है इसमें जो नेगेटिव होगा, जो गलत होगा वह ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जहाँ पे आपका ऐसा इस प्रकार से पूछा जाएगा, कम महत्वपूर्ण इस प्रकार से पूछा जाता है, तो वहाँ पे क्या है आपको जो है नेगेटिव ढूंढना पड़ता है, यानी गलत ढूंढना पड़ता है। चलिए देखते हैं अब हम। 4 आपके ऑप्शन है यहाँ पे। सबसे पहले कह रहा है कि किसी शब्द की वर्तनी का पता लगाना। किसी शब्द की वर्तनी यानी किसी शब्द का जो हम वर्तनी किसे कहते हैं, हम स्पेलिंग। किसी शब्द की वर्तनी का पता लगाना। ठीक है, तो ये तो आपका सही है। किसी शब्द का अर्थ ढूंढना, बिल्कुल सही। अर्थ ढूंढना जहाँ पे आएगा सही हो जाएगा। किसी शब्द का कर्मवाच्य रूप जांचना, बिल्कुल सही। किसी शब्द में भाषा भेद की जांच करना, भाषा भेद जहाँ पे भी आ जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा। भाषा भेद की जो जांच करना ये आपका गलत हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है गलत पूछा गया है कि कम महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका कि संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर केंद्रित नहीं है? अगला प्रश्न है आपका कि संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर केंद्रित नहीं है? नहीं है मतलब आपको क्या है गलत ढूंढना है। जहाँ पे भी नहीं आ जाएगा वहाँ पे क्या है आपको गलत ढूंढना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मनुष्य अंतर्निहित भाषा युक्ति के साथ जन्म लेता है, यानी मनुष्य जो है वह जन्मजात से ही भाषा अ, युक्त होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होती हैं। त्रुटियां यानी बच्चा अगर गलती करता है तो वह क्या है एक अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग होती है, बिल्कुल सही। हमें बच्चे को क्या है गलतियां करने देनी चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए। भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम माध्यम से सीखी जाती है, कि भाषा जो है वह क्या है आदत निर्माण के प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि भाषा जो है वह तार्किक तथा मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखी जाती है, ये भी सही है आपका। चौथा भी सही है। तो हमें क्या है गलत ढूंढना था, तो गलत कौन सा है आपका? पहला ऑप्शन है और यही आपका क्या है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे भी आएगा महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं यानी आपको क्या है गलत ढूंढना है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षक को विद्यार्थी में लेखन कौशल का विकास करते हुए आवश्यक रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? अच्छी लिखावट पर, व्याकरण के पक्ष पर, शब्द सीमा पर या फिर विचारों की अभिव्यक्ति पर? लिखावट पर ध्यान देना है? नहीं। व्याकरण जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा, हमें बच्चे को व्याकरण नहीं रटवाना है। शब्द सीमा यानी शब्द सीमा नहीं,
विचारों की अभिव्यक्ति आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कि विचारों की अभिव्यक्ति। कि बच्चे के जो विचार होते हैं वो लेखन प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। और शिक्षक को जो है बच्चों को क्या है इस अभिव्यक्ति के कौशल का उसे विकास करना चाहिए। ठीक है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है भाषा एक कक्षा 1 की भाषा की पाठ्यपुस्तक में पहले पृष्ठ पर मेले के दृश्य का चित्र छपा हुआ है जिसमें कोई शब्द या वाक्य नहीं लिखा हुआ है। शिक्षार्थी के लिए इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है। यानी मेले का जो है पहला एक चैप्टर दिया गया है आपकी पहली कक्षा की बुक में बच्चों के लिए, और उसमें क्या है केवल दृश्य का चित्र दिखाए गए हैं, कुछ भी लिखा नहीं है उसमें। तो यह ऐसा क्यों किया गया है आपसे प्रश्न पूछ रहा है। चित्रों को देखने में मजा आता है इसलिए चित्र डाले गए हैं। चित्र को समझना तथा विश्लेषण करना, उन्हें ऐसे चित्र बनाने के अवसर प्रदान करना, या फिर पुस्तक पठन में उनके धैर्य में वृद्धि करना। ठीक है। तो धैर्य में वृद्धि कोई ऐसा कारण नहीं है और मज़ा आता है इसलिए डाला गया नहीं। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। इसका सही आंसर हो जाएगा कि चित्र को समझना तथा उसका विश्लेषण करना कि यह चित्र क्या कह रहा है। वैसे भी जो आपके प्राइमरी तक की जो बुक होती है उनमें क्या है आपके चित्र ही बच्चों के लिए क्या होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, चित्र को समझना तथा विश्लेषण करना। अगला प्रश्न आपका ये आपका अभिकथन और कारण का प्रश्न है। अभिकथन कह रहा है कि शिक्षक को कक्षा में संप्रेषणात्मक कार्य से संरचनाओं को संबद्ध करना आवश्यक है। ठीक है। कि शिक्षक को क्या है संप्रेषण करना, संप्रेषण क्या होता है कम्युनिकेट करना बच्चों के साथ, उसे क्या है कम्युनिकेशन बनाना अपना। ठीक है। और संरचनाओं को संबद्ध करना आवश्यक है, बिल्कुल सही है ये पहला आपका सही कह रहा है, अभिकथन सही है। कारण कह रहा है यानी इसका रीज़न बता रहा है कि संप्रेषणात्मक कार्यों का अभ्यास शिक्षार्थियों को समाज में बेहतर प्रदर्शन के समर्थ बनाता है। यानी बच्चों में अगर संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल अगर उनमें अच्छे से डेवलप हो जाएगी तो इससे वह क्या है समाज में बेहतर प्रदर्शन करने में समर्थ होंगे, बिल्कुल सही। तो अभिकथन भी सही है और उसका कारण भी आपका सही है। तो ये उसका सही आंसर हो जाएगा, अभिकथन भी सही कारण भी सही। ठीक है। इसका हो जाएगा पहला कि ए भी सही है, आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए? अव्यक्त स्तर पर, आरंभिक स्तर पर, किशोरावस्था के स्तर पर, या फिर वयस्क के स्तर पर। कि निर्देशों की रचना हमें कब प्रस्तुत करनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वयस्कों के स्तर पर, चौथा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। गहन पठन का उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है? अब आपके पठन के अनेक प्रकार होते हैं तो इसमें आता है गहन पठन यानी गहराई से पढ़ना। आनंद के लिए आप गहन पठन करते हैं कि आनंद के लिए आप गहन पठन करते हैं, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। परीक्षण के लिए आप यह पठन करते हैं। सूचना के लिए, तो सूचना के लिए गहन पठन नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। लेखक के विषय में जानने के लिए, नहीं, इसका सही हो जाएगा परीक्षण के पठन के लिए। परीक्षण के पठन के लिए आप जो है क्या है गहन जो है पठन करते हो। ठीक है। ये सपोज आपको कोई परीक्षा देनी है तो आप क्या है उसको किसी टॉपिक के बारे में आप क्या है उसको गहन पठन करोगे तभी वो आपको आएगा। लेकिन अगर केवल आपको सूचना के लिए लेना है तो इस जैसा आप क्या है समाचार पत्र पढ़ते हो तो केवल आप क्या है सरसरी तौर पे पठन बोलते हो उसे। ठीक है। यानी केवल ऊपर ही ऊपर आप पढ़ते हो। ठीक है। आनंद के लिए, मज़े के लिए नहीं। तो गहन पठन क्यों करते हैं आप? परीक्षण के पठन के लिए आप इस गहन पठन को करते हो। अगला प्रश्न कह रहा है युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? ठीक है। विद्यालय में अनेक भाषाओं का शिक्षण करना, यानी बहुभाषिकता जो होती है वह क्यों आती, काम क्यों आती है वो? विद्यालय में अनेक भाषाओं का शिक्षण करना, सभी शिक्षार्थियों की मातृभाषाओं का शिक्षण अधिगम करवाना,
या फिर शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करवाना, या फिर शिक्षार्थियों को विदेशी भाषा सीखने में समर्थ बनाना। चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, भाषाओं का प्रयोग करना गलत। इसका सही आंसर हो जाएगा, हम क्या करते हैं, जो बहुभाषिकता होती है उसे इसलिए बढ़ावा देते हैं ताकि बच्चे को क्या है, अनेक भाषाओं का शिक्षण, उसे ज्ञान हो सके। ठीक है, तो ए इसका पहला ऑप्शन ही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पठन शिक्षण शास्त्र किस बात का समर्थन करती है, कि पठन जो है वह किस बात का समर्थन करती है। पठन का मतलब अर्थ ग्रहण करना है, बिल्कुल सही है ये, कि पठन का मतलब होता है अर्थ ग्रहण करना। पठन का मतलब लिपि पढ़ना है, नहीं। पाठ्य सामग्री के विचारों का संकेतीकरण पठन करना, नहीं। लेखक बनने के लिए आप पठन आवश्यक है, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पढ़ते आप इसलिए हो ताकि आप उसका क्या है, अर्थ ग्रहण कर सको किसी भी चीज़ का। तो पहला उत्तर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनने का उद्देश्य क्या है। अब आपसे पूछ रहा है, आप कहानी क्यों सुनते हो, कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है। जो यहाँ पे कहा गया है, भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनने नहीं है, यहाँ पे सुनाने का क्या उद्देश्य है। यानी आप बच्चों को जो है कहानियाँ क्यों सुनाते हो, ताकि शिक्षार्थियों को नैतिक शिक्षण देना, उन्हें क्या है, नैतिक शिक्षण प्रदान करना हो सकता है, या फिर शिक्षकों को कहानी याद करने के लिए समर्थ बनाना। ठीक है, अगला कह रहा है कि शिक्षार्थियों को कहानी के पठन के लिए समर्थ बनाना, या फिर शिक्षार्थियों को भाषा सीखने के मौके देना। गलत, भाषा सीखने के नहीं, पठन के लिए भी नहीं। कहानी आप इसलिए पढ़ाते हो ताकि आप बच्चों में क्या है, नैतिक शिक्षण का विकास कर सकें। तो पहला ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, भाषा अधिगम के लिए पूरक पठन के रूप में लघु कहानियों तथा अन्य वृत्तांतों का संग्रह को सुझाया गया है। पूरक पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, पूरक पठन जो होता है वह क्या होता है, पूरक पठन जो होता है हम क्यों करते हैं, ये आपसे कह रहा है। गहन पठन को बढ़ावा देना है, नैतिक अधिगम को बढ़ावा देना है, विस्तृत पठन को बढ़ावा देना है, या फिर अकादमिक कौशलों को बढ़ावा देना है। तो जो आप लघु कहानियाँ सुनाते हो बच्चों को, उसका उद्देश्य यह है, केवल अकादमिक कौशलों को ही बढ़ावा देता है वो। ठीक है, तो चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा, अकादमिक कौशलों को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आवश्यकता नहीं है, मैंने बोला नहीं, यानी आपको गलत ढूंढना है। जहाँ पे भी नहीं आ जाएगा वहाँ पे आपको गलत ढूंढना है। कविता के विचारों और थीम पर, तुकबंदी पर, काव्य साधनों पर और व्याकरण पर। व्याकरण कहीं पर भी आ जाएगा हिंदी में आपका, तो ये आपका गलत होता है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, गलत पूछा गया था। ठीक है, व्याकरण पर। अगला है, भाषा बोलने वालों में दूसरी भाषाओं के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग सामान्य है, इसे क्या कहते हैं। ठीक है, संकेत बदलना व संकेत मिलना, भाषा संरचना, संदर्भ में भाषा, या फिर सामाजिक भाषिक व्यवहार। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे आपका भाषा संरचना। अब आपका अंतिम प्रश्न है आपका, कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होती है, कि आप उपचारात्मक शिक्षण क्यों करते हैं। शिक्षार्थियों के अधिगम को सुधारने के लिए, शिक्षार्थियों के अधिगम तथा शिक्षकों के शिक्षण दोनों में सुधार के लिए, परीक्षण में शिक्षार्थियों के निष्पादन में सुधार के लिए, या फिर कक्षा प्रदर्शन में सुधार करना। ठीक है, सभी आपका सुधार के लिए है, लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा, कि परीक्षण में शिक्षार्थियों के निष्पादन हेतु हम क्या करते हैं, आपका उपचारात्मक शिक्षण पद्धति अपनाते हैं। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, कि अगर जैसे आपने देखा होगा, आपके जो है हाफ ईयरली सपोज एग्ज़ाम हो गए, या फिर जो आपके इंटरनल होते हैं, पेपर होते हैं आपके, तो उसमें क्या है, बच्चे को हम क्या है, सुधारा जा सकता है।
ताकि वह फ्यूचर में क्या है अच्छा रिजल्ट दे सके, ठीक है, या फिर उसके अच्छे नंबर आ सकें, या फिर उसके यानी उसमें कुछ जो है सुधार करने की गुंजाइश होती है उपचारात्मक में, ठीक है। तो इसलिए यह किस लिए आवश्यक होता है कि परीक्षण में शिक्षार्थियों के निष्पादन में सुधार करना ही इसका मेन मकसद होता है आपका उपचारात्मक शिक्षण का। तो स्टूडेंट्स, कैसे लगी आपको ये क्लास ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही एमसीक्यू की सीरीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।